हाँ जी, तो क्या हाल चाल है। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे ओशनोग्राफी के क्वेश्चंस जो आपके नेट के एग्जाम में आए हुए हैं। अभी आपका नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, आई थिंक 27 को शेड्यूल्ड है और आज 23 भी है। तो आपके आने वाले 3-4 दिन में मैं आपको ओशनोग्राफी के 2015 से लेकर के 2022 तक जो भी आपके नेट के एग्ज़ाम में ओशनोग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ। तो अगर आप ये एग्ज़ाम देने वाले हो तो मेक श्योर कि आप ये लेक्चर अच्छे से देखें। एक चीज़ मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाते हो तो ओशनोग्राफी के वाट एवर द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन द एग्जामिनेशन, आप 70% ऑफ द ओशनोग्राफी के क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आप या आपके दोस्त या सीनियर या जूनियर जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, मेक श्योर कि आप ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाओ ताकि सबकी मदद हो सके। ठीक है, चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। ये आपका जून 2015 के नेट के एग्जाम के ओशनोग्राफी के क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो ये असाइनमेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट का होगा। तो अगर आपको कंपाइल्ड असाइनमेंट्स का पूरा पीडीएफ चाहिए तो जियो खान एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने डाल दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप वहाँ से ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल और वहाँ से वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, और वो फ्री है, किसी को कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि बेंथिक ऑर्गेनिज्म जो आपके डीप ओशन फ्लोर पे रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ऑक्सीजन जो है वो डीप ओशन फ्लोर पे है या नहीं है ना। तो इसके लिए एक ऑक्सीजन मिनिमम लेयर का एक कंसेप्ट आता है। क्या आता है? ऑक्सीजन मिनिमम लेयर। ऑक्सीजन मिनिमम लेयर जो है वो आपको ये बताती है कि आपका जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन का, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अपन लेते हैं किसी भी यूनिट में परसेंटेज में, और या अपन यहाँ पे डेप्थ लेते हैं, तो डेप्थ के रेस्पेक्ट में जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन है ये बहुत ही अजीबोगरीब सा बिहेवियर शो करता है। इसमें क्या होता है, पहले ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे घटती है फिर वापस बढ़ती है। ये ऑक्सीजन का पैटर्न देखने को मिलता है। तो एक पर्टिकुलर डेप्थ पे अपने को क्या मिलती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम देखने को मिलती है। ये जो कंसंट्रेशन कम मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन मिनिमम लेयर। इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, है ना। तो ये ऑक्सीजन मिनिमम लेयर जो होता है वो क्या करता है, अपने ऊपर वाले वाटर मास में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, इसके नीचे वाले वाटर मास में ऑक्सीजन ऊपर वाले से कम रहती है, बट ये जो ऑक्सीजन मिनिमम लेयर में जो भी ऑक्सीजन होती है उससे ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पे अपन ये बोलते हैं कि यहाँ पे लगभग 5 पीपीटी के आसपास रहती है, यहाँ पे 2 पीपीटी के आसपास रहती है और यहाँ पे आपका 3 to 4 पीपीटी रहती है। तो जनरली अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन मिनिमम लेयर के रिस्पेक्ट में जो डीप ओशन फ्लोर है वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है तो कम, लेकिन ऑक्सीजन मिनिमम लेयर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो ये पूछता है कि जो ऑक्सीजन मिनिमम लेयर के नीचे जो आपकी ऑक्सीजन आई है या इसकी कंसंट्रेशन जो इंक्रीज हुई है उसका सोर्स कौन है। तो उसका सोर्स होता है आपका पोलर लैटिट्यूड से जो आपके हाई डेंसिटी के वाटर मास सिंक करके जाते हैं, डाउन वेल करके जाते हैं। तो आपका जो वाटर मास होता है उसका टेम्परेचर जितना कम होता है उतना ही वो क्या करता है, गैसेस को डिजोल्व करता है। तो एटमॉस्फेयर से वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा O2 डिजोल्व करेगा, बहुत ज़्यादा CO2 डिजोल्व करेगा और बाकी की गैसेस भी वो डिजोल्व करेगा। तो आपकी जो डीप ओशन फ्लोर पे आपको जो ऑक्सीजन मिल रही है वो कहाँ से आ रही है, पोलर लैटिट्यूड से आपके क्या कर रहे हैं, वाटर मास सिंक कर रहे हैं। और ये वाटर मास जो है वो आपके क्या करते हैं, डेंसिटी के हिसाब से डेप्थ पे जाकर के स्ट्रेटिफिकेशन शो करते हैं और उसी स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से आपको क्या मिलते हैं, अलग अलग वाटर मास, जैसे कि अंटार्कटिक बॉटम वाटर, नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर, अंटार्कटिक इंटरमीडिएट वाटर। ये जो वाटर है ये वाटर मासेस आपको किसके बेसिस पे डिफाइन किए गए हैं, डेंसिटी और सैलिनिटी और टेम्परेचर। तो बेसिकली अपन ये बोलते हैं कि डेंसिटी ऑफ द वाटर मास इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी और टेम्परेचर। तो अपन इस तरह का जो सर्कुलेशन होता है कि आपका डीप वाटर मासेस क्या होते हैं या हाई लैटिट्यूड से वाटर मासेस क्या करते हैं, सिंक करते हैं, बॉटम तक जाते हैं, वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर और सर्कुलेशन, टेम्परेचर और सैलिनिटी दोनों ही क्या कर रही हैं, इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं उस वाटर मास को सिंक करवाने में। और कोई भी वाटर मास जो हायर लेटीट्यूड्स पे होगा उसकी गैसेस को डिजोल्व करने की सोल्युबिलिटी पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, या यूँ कहें कि उसका सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उस सेचुरेशन पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है, वो अमाउंट ऑफ गैसेस को डिजोल्व करता है और आपके जो डीप जोन्स हैं ओशंस के
उनको वेल एरेटेड रखता है और उसकी वजह से जितनी भी मैराइन एनिमल लाइफ है उसको वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है, इसलिए तुम देखोगे कि बिलो सीसीडी भी तुमको जो है वो रेडियोलेरिया मिल जाता है ना। बिलो सीसीडी भी तुमको सिलिशियस कंपोजिशन वाले ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं, एनिमल्स मिल जाते हैं। मिड ओशियनिक रीजन्स के आसपास तुमको ट्यूब वॉर्म्स वगैरह मिल जाते हैं। वो जो एनिमल्स आ रहे हैं वो उनको ऑक्सीजन तो चाहिए ना भाई रेस्पिरेशन के लिए। वो ऑक्सीजन तुमको कहाँ से आ रही है? पोलर वाटर या पोलर लैटिट्यूड्स पे आपका जो वाटर मास सिंक कर रहा है वो बेसिकली क्या कर रहा है? ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे बाकी ऑप्शन देखो, बाकी ऑप्शन क्या करता है? वेदरिंग ऑफ द ऑक्साइड मिनरल्स, ये क्या करता है? ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेगा। सबमरीन वोल्केनिक इरप्शंस, ये क्या करता है? आपके जो सेचुरेशन पॉइंट होता है वाटर का उसको क्या करता है? डिक्रीज करता है। उसकी वजह से जितनी भी डिजोल्व गैसेज होती हैं वो एस्केप करने की कोशिश करती हैं। तो ये एड ऑन नहीं करता, ये क्या करता है? कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पे डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, तो ऑर्गेनिक मैटर का जब भी डिकम्पोजिशन होता है बाय द बैक्टीरियल एक्शन, वो क्या करता है? ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और आपकी बाकी के कार्बन स्पीसीज को बनाता है ना। तो बाकी के 3 ऑप्शन जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को किसी तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, सप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा सिंकिंग ऑफ द पोलर वाटर्स टू द सी फ्लोर। और इसकी वजह से आपको क्या मिलता है? एक डीप वाटर मासेस में स्ट्रेटिफिकेशन मिलता है, क्योंकि हर वाटर मास अपने आप में क्या रहता है? यूनिक इन टर्म्स ऑफ सैलिनिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि मैरियाना ट्रेंच जो है वो आपका किसकी वजह से बनता है? मैरियाना ट्रेंच आपको इसकी एक तो लोकेशन पता होनी चाहिए भाई। मैरियाना ट्रेंच जो आपका पैसिफिक ओशन में मिलता है। ठीक है, एक तो पैसिफिक ओशन में मिलता है और ओशंस के अंदर सबसे डीपेस्ट पॉइंट आज के टाइम पे ये है। और इसकी जो गहराई है या डेप्थ है वो ऑलमोस्ट कितना है? 11 किलोमीटर के आसपास है। और आपका ये जो डीपेस्ट पार्ट्स हैं ये आपका क्या बनते हैं? कॉन्टिनेंटल कोलिजन जो होता है उसमें आपका सबडक्शन होता नहीं है। एक कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट में जब आपका कोलिजन होता है उसमें सबडक्शन तो होता है, लेकिन इनके अंदर डेंसिटी कंट्रास्ट ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपका जो ओशनिक क्रस्ट होता है उसका जो सबडक्टिंग फेस है वो आपका बहुत डेप्थ तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो आपकी ओशनिक क्रस्ट की जब कोलिजन होती है और वहाँ पे जिस प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगी? सबडक्ट कर जाएगी और बहुत डेप्थ तक जाएगी, क्योंकि इनके बीच की जो डेंसिटी कंट्रास्ट है वो बहुत कम होता है। ठीक है, दोनों ही प्लेट मजबूत है, इसलिए आपका मैरियाना ट्रेंच जो है वो आपका कहाँ पे बनता है भाई? कन्वर्जेंस ऑफ ओशनिक प्लेट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ऑप्शन देखोगे कि डाइवर्जेंस ऑफ ओशनिक प्लेट्स, तो यहाँ पे आपको मिड ओशनिक रिज मिलेगा, ट्रेंच नहीं मिलेगा। फिर डाइवर्जेंस ऑफ ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, ऐसा शायद कोई सेटिंग तुम्हारे पास में टेक्टोनिक सेटिंग ऐसी अवेलेबल है नहीं कि एक ओशियनिक प्लेट डाइवर्स कर रही है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट डाइवर्स कर रही है, क्योंकि वो फेल्ड ओलाकोजन्स होंगे वो, या ओलाकोजन्स होंगे, वो फेल्ड रिफ्ट आर्म्स होंगे। ठीक है, फिर आपका एक कन्वर्जेंस ऑफ द ओशियनिक प्लेट्स है, ये तो सही है। कन्वर्जेंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो वहाँ पे सबडक्शन नहीं होगा, और सबडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? उसका कोई सर्फिशियल एक्सप्रेशन नहीं आएगा भाई। सर्फिशियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? ये जो ट्रेंच है ये आपका बेसिकली है क्या? सरफेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द सबडक्शन जोन। तो जहां पे सबडक्शन होगा वहां पे तुम्हारा क्या होगा? ट्रेंच बनेगा। ठीक है, जैसे जहां पे मेंटल प्लूम होगा उसका सरफेस पे जो एक्सप्रेशन होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट जिस तरीके से सरफेशियल एक्सप्रेशन है मेंटल प्लूम्स के, वैसे सबडक्शन जोन का सरफेशियल एक्सप्रेशन है ट्रेंच। तो ट्रेंच तुम्हारा कब बनेगा? या तो ओशियनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस हो या ओशियनिक ओशन प्लेट का कन्वर्जेंस हो। लेकिन आपका मैरियाना ट्रेंच जो है वो आपका कैसे बनता है? जब आपकी 2 ओशियनिक प्लेट जो आपस में कोलाइड करती है, हेड टू हेड कोलिजन होता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सबडक्ट कर जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना। कर लोगे आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइडल पैटर्न्स कैरेक्टराइजेज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अगर अपन एक छोटा सा मैप बनाए तो ये अपना क्या पेनिनसुला है भाई, ये अपना वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है ना, और ये ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे अपने को अरेबियन सी मिलता है और यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल मिलता है। तुम देखोगे कि जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पे आपको क्या मिलता है? मिक्स्ड टाइडल पैटर्न मिलता है। कौन सा मिलता है भाई? मिक्स्ड टाइडल पैटर्न। आपके 3 तरह के टाइडल पैटर्न होते हैं, एक होता है आपका डायरनल, एक होता है सेमी डायरनल और एक होता है आपका मिक्स्ड टाइडल पैटर्न। जो आपका डायरनल होता है इसमें आपको जो लूनर डे होता है 24 आवर 50 मिनट्स का, उसमें आपको क्या मिलता है? एक हाई टाइड मिलती है, एक लो टाइड मिलती है।
तो ये जो डायगोनल पैटर्न होते हैं ये बड़े सॉर्टेड होते हैं और स्पेसिफिकली इसके अंदर मून का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो काम करता है, ठीक है। तो जो डायगोनल टाइड्स आती हैं मेनली किसकी वजह से आती है, मून की वजह से आती हैं, ठीक है। टाइड जितनी भी हैं वो मेनली मून की वजह से आती हैं, लेकिन जो आपकी ये मिक्स्ड और सेमी डायगोनल टाइड्स वगैरह रहती हैं उसमें कुछ कुछ प्रोपोर्शन जो है वो सन का भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो डायगोनल है वो आपकी प्योरली किससे बनती है, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनती है। अब जो सेमी डायगोनल टाइड्स होती हैं, ये सेमी डायगोनल टाइड्स कुछ इस तरह की होती हैं। अगर छोटा सा एक डायग्राम दिखाऊं तुमको, तो इसमें जो हाई टाइड होती है और जो लो टाइड होती है, ये हाई टाइड और लो टाइड इनके बीच का जो मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, लेकिन होता अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो आपका एक लूनर डे एक कितना होता है भाई, 24 आवर 50 मिनट्स, सॉरी कितना होता है, 40 मिनट्स होता है, 50 होता है, चलो 50 मिनट्स का होता है। उसमें तुम देखोगे कि आपको क्या मिलेगा, 2 हाई टाइड मिलेंगी और 2 लो टाइड मिलेंगी। दोनों हाई टाइड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और जो मिक्स्ड टाइडल पैटर्न होते हैं, इन मिक्स्ड टाइडल पैटर्न में क्या होते हैं, आपको 2 हाई टाइड मिलेंगी और 2 लो टाइड मिलेंगी। तो जो आपकी हाई टाइड दोनों होंगी, सक्सेसिव हाई टाइड्स, उनके मैग्नीट्यूड के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वो एक्सपीरियंस करता है ये मिक्स्ड टाइडल पैटर्न्स को। और मिक्स्ड टाइडल पैटर्न्स में तुमको क्या मिलेंगे, 2 हाई टाइड मिलेंगी, 2 लो टाइड मिलेंगी, और दोनों का एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड क्या होगा, अलग अलग होगा। वेस्ट जो अपना ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है ये क्या कर रहा होगा, इसके पास में मिक्स्ड सेमी डायगोनल पैटर्न्स है। कौन से है, मिक्स्ड सेमी डायगोनल पैटर्न्स। तो इसमें भी आपको 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर जो हाई टाइड्स के मैग्नीट्यूड्स होंगे, सक्सेसिव हाई टाइड्स, एक आई फिर उसके बाद में दूसरी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो आपको सीधा पूछा है कि भाई आपका वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है उसके ऊपर आपको क्या मिलता है, तो 2 हाई टाइड मिलती है, 2 लो टाइड मिलती है और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स की मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, कर लोगे आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको पूछा है कि ट्रॉपिकल ओशंस के अंदर कौन सा जो है वो मिक्स्ड लेयर की थिकनेस को नहीं बढ़ाएगा। सबसे पहले तो ट्रॉपिकल ओशन क्या होते हैं भाई, अगर अपनी अर्थ को लेटीट्यूड के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो ये 0 डिग्री है, 23.5 है, ये 23.5 नॉर्थ एंड साउथ। तो ये जो रीजन है, ये रीजन मेरा क्या है, सिंपल ट्रॉपिकल ओशंस का है। और जब ट्रॉपिकल ओशंस अपन डिफाइन कर ही रहे हैं तो मिक्स्ड लेयर भी लगे हाथ डिफाइन कर देते हैं। मिक्स्ड लेयर क्या होती है, आपके अपर ओशनिक वाटर की ऐसी लेयर होती है जहां पे ना तो आपको कोई थर्मोक्लाइन मिलेगी, ना तुमको हेलोक्लाइन मिलेगा, ना तुमको पिक्नोक्लाइन मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे आपकी क्या हो रही है, मिक्सिंग। और मिक्सिंग जो होती है वो प्राइमरली 2 चीजों की वजह से होती है। एक होता है सरफेस रन ऑफ, और दूसरा होता है ऑफशोर विंड्स, ठीक है। ऑफशोर विंड्स कैसी होती हैं भाई, ये लैंड पार्ट है, ये मेरा ओशियनिक वाटर बॉडी है, और ओशियंस की तरफ जो विंड्स आती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑफशोर विंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। अब देखो ट्रॉपिकल ओशियंस में सबसे पहले विंड्स हैं, तो विंड्स आपकी क्या करेंगे भाई, ड्रैग फोर्स लगाएंगे तो वेव जनरेट होंगी, वेव जनरेट होगी तो आपका मिक्सिंग बढ़ेगा। मतलब विंड्स जो है वो आपके जो मिक्स्ड लेयर है उसकी थिकनेस को चेंज कर सकता है, ठीक है, कर लिया, ये तो ऑप्शन ठीक हो गया। दूसरा सोलर हीटिंग, ट्रॉपिकल ओशंस में तुम देखोगे थ्रू आउट द ईयर आपके सोलर हीटिंग में कोई खास डिफरेंस आता नहीं है। अगर आपकी सोलर हीटिंग की वजह से मिक्स्ड लेयर की थिकनेस बढ़ सकती होती तो अब तक तो वो इनफाइनाइट थिकनेस की हो चुकी होती, क्योंकि ट्रॉपिकल ओशंस में तुम देखोगे ओशंस कब से हैं भाई, जमीन पे 3.4 गीगाएनम से है, 3.4 गीगाएनम से ओशंस धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ट्रॉपिकल ओशंस के अंदर सोलर हीटिंग की वजह से अगर मिक्स्ड लेयर की थिकनेस बढ़ती तो अब तक तो पूरा का पूरा क्या होता, टॉप से लेके बॉटम तक पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होता वाटर, क्योंकि सोलर रेडिएशन पहुंच रही होती उधर, है ना। इसका मतलब क्या है, सोलर हीटिंग का बहुत कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है मिक्स्ड लेयर के ऊपर। दूसरा वेव हाइट क्या होती है भाई, जैसे आपकी कोई वेव जा रही है, इस वेव में आपकी वेवलेंथ और इसके एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशन अपन ये डिफाइन करें कि एम्पलीट्यूड अपॉन वेवलेंथ।
ये जो रेशियो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेव स्टीपनेस रेशियो। ये वेव स्टीपनेस रेशियो में अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो ए बढ़ेगा, तो लैम्डा तो उतना ही है भाई, है ना। तो ये रेशियो जब बढ़ेगा तो ये क्या होगी, वेव की हाइट बढ़ेगी, वेवलेंथ तो उतनी रहेगी लेकिन वेव हाइट बढ़ेगी। तो वेव हाइट बढ़ेगी तो जो मिक्स लेयर की थिकनेस होगी वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई, है ना। तो ऑप्शन जो थर्ड है ये भी आपके मिक्स लेयर को चेंज करेगा। फिर इवेपोरेशन है, तो इवेपोरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, फ्रेश वाटर आपका पीछे छोड़ के जाएगा, आपका जो वाटर मास होगा वो हाई सलाइन होगा, हाई सलाइन होगा तो सिंक होने की कोशिश करेगा, सिंक होगा तो क्या होगा, मिक्सिंग करेगा, तो फिर से आपकी क्या करेगा, मिक्स लेयर की थिकनेस को चेंज करेगा। यहाँ पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि सोलर हीटिंग की वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ट्रॉपिकल ओशंस की बात हो रही है। अगर आसपास में लैंड का टुकड़ा होता और ओशंस का पार्ट है तो वहां पे आपका क्या होता, ड्यू टू द डिफरेंशियल स्पेसिफिक हीट उसकी वजह से थोड़ा चेंज आता, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको ये ट्रॉपिकल ओशंस की ही बात कर रहा है, तो ओशंस के ऊपर तो सोलर हीटिंग भाई जितनी है उतनी रहेगी ना। तो ये चीज है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आई होप कि ये पॉइंट मेक सेंस कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बंद कर दो एक बार इसको। चालू कर दिया। चलो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ओशियनिक ट्रॉपिकल एरिया। ओशियनिक ट्रॉपिकल एरिया का मतलब वही हो गया, फिर से आपको 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में आपको सारे करंट्स को देखना है। तुमको मालूम है कि भाई अपने पास में 5 सब ट्रॉपिकल गायर है, 5 सब ट्रॉपिकल गायर है। 5 सब ट्रॉपिकल गायर में कौन से हैं, 2 ट्रॉपिकल गायर आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, 2 तुम्हारे पैसिफिक ओशन में है, एक आपका इंडियन ओशन में है। जो अटलांटिक ओशन में है उसमें आपका एक कोलंबस है, एक आपका नेविगेटर है, एक आपका पैसिफिक में जो है उसमें एक आपका टर्टल है और एक आपका थोर वाला है, और इंडियन ओशन के अंदर जो है उसका अंदर माजिद गायर है। ये 5 गायर है। इन 5 गायर के आपकी टोटल कितनी करंट है, 20 करंट्स है ना। आपकी 5 कोल्ड करंट्स है, 5 आपकी वार्म करंट्स है, 5 आपकी नॉर्दर्न बाउंड्री वाली है, 5 आपकी सदर्न बाउंड्री वाली है। ऐसे करके टोटल 20 करंट्स हैं, है ना। वो मैं आपको बता देता हूँ फटाक से। आप देखोगे कि अटलांटिक ओशन में नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायर की बात करें जिसको अपन कोलंबस गायर भी बोलते हैं, इस कोलंबस गायर में ये आपका 0 डिग्री से ऊपर रहेगा और 60 डिग्री के बीच में रहेगा। 0 से 60 के बीच में आपके सब ट्रॉपिकल गायर होते हैं, ठीक है, सारे के सारे। और उनका जो सेंटर वो 30 डिग्री लेटीट्यूड पे कोइंसाइड करता है, इसलिए इनको अपन सब ट्रॉपिकल गायर बोलते हैं। ये जो सब ट्रॉपिकल गायर होते हैं इनकी 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका सदर्न मोस्ट बाउंड्री, और एक होता है आपका वेस्टर्न बाउंड्री करंट, एक होता है आपका नदर बाउंड्री करंट, और एक आपका ईस्टर्न बाउंड्री करंट। तो ये जो सब ट्रॉपिकल गायर हैं नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ अटलांटिक अगर लेते हैं तो ये आपका साउथ अटलांटिक है, इसका नाम कोलंबस है और इसका नाम आपका नेविगेटर गायर है। यहाँ पे तुम देखोगे कि ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये आपकी नॉर्थ अटलांटिक करंट है, और ये वाली जो है ये आपकी क्या है, केंद्रीय करंट है। और यहाँ पे तुम देखोगे ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये तुम्हारा ब्राजीलियन करंट है, और ये तुम्हारा कौन सा है भाई, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। कौन सा है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। और ये तुम्हारा कौन सा है, बेंगुला करंट। तो तुम देखोगे ये बेंगुला करंट और ये जो केंद्रीय करंट है ये दोनों कोल्ड करंट है। गल्फ स्ट्रीम और ब्राजीलियन करंट ये दोनों आपकी वार्म करंट्स है ना। वार्म करंट जो है वो लो लेटीट्यूड से हाई लेटीट्यूड की तरफ जाती हैं, और जो कोल्ड करंट्स है वो हाई लेटीट्यूड से लो लेटीट्यूड की तरफ आती हैं। ये आपका गर्म पानी ऊपर की तरफ लेके जाता है, ये ठंडा पानी नीचे की तरफ लेके आता है, और दैट्स हाउ द ओशनिक करंट्स आर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट, ठीक है। ये थर्मल रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम करने की कोशिश करते हैं कि भाई अक्रॉस द ग्लोब आपका टेम्परेचर क्या रहे, एक इक्विलिब्रियम में रहे, बहुत ज्यादा कम भी ना हो कहीं पे और कहीं पे बहुत ज्यादा भी नहीं हो, ठीक है। तो तुम देखोगे कि जितने भी सब ट्रॉपिकल गायर है, तो तुम देखो गल्फ स्ट्रीम जो है ये तुम्हारा किसका पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का। नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायर की कौन सी है, वेस्टर्न बाउंड्री करंट है, तो ये कैसी है, वार्म करंट है, वार्म करंट है। और इसके साथ साथ में कैसा है भाई, वेस्टर्न बाउंड्री करंट है। दूसरा कुरोशियो करंट, कुरोशियो करंट तुम्हारा नॉर्थ पैसिफिक का वार्म करंट है, ठीक है। नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर जो है उसका वार्म करंट है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है ये आपको नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायर में भी मिलेगा और आपका नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर में मिलेगा। और नॉर्थ अटलांटिक का ये जो इक्वेटर के आसपास जो लाइन जाती है
ये इक्वेटर के पास पास जो तुम्हारा करंट जाता है ना, इसको अपन बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और सदर्न हेमिस्फीयर में जो इक्वेटर के पास पास जो करंट जा रहा है, इसको अपन बोलते हैं सदर्न या साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये दोनों इक्वेटोरियल करंट के बीच में एक काउंटर करंट जाता है, इसको अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है या साउथ इक्वेटोरियल करंट है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? वेस्टवार्ड। किधर की तरफ जा रहे हैं? वेस्ट की तरफ। और दोनों के बीच में एक आपका क्या कर रहा है? इक्वेटोरियल काउंटर करंट जा रहा है। इसकी डायरेक्शन क्या है? ईस्टवार्ड। और ये जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है ना, ये बाबू इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा किस में? जब तुम अनलिनो पढ़ोगे, क्योंकि वहां पे जो पैसिफिक वार्म पूल से हॉट वाटर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किधर? पेरू की तरफ कौन कर रहा है? ये आपका इक्वेटोरियल करंट ही कर रहा है। ठीक है भाई, अब तुम देखो यहाँ पे ये अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट है। ये अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट जो है वो आपका कैसा है भाई? कोल्ड करंट है। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट जो है ये आपका प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज की वजह से बनता है, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। और ये तुम्हारा कहां पे रहता है? 40 to 60 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में मेनली रहता है, 40 to 60 डिग्री लेटीट्यूड्स के बीच में रहता है। फिर तुम देखोगे कि यार इसका मूवमेंट कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट है। ये सिर्फ एक ऐसी कोल्ड करंट है आपके सदर्न हेमिस्फीयर में या नदर्न हेमिस्फीयर में, ये तो सदर्न हेमिस्फीयर में है अंटार्कटिक वाला। ऐसी एक कोल्ड करंट है जो पूरी धरती का चक्कर लगाती है। ठीक है, हायर लेटीट्यूड्स पे पूरी धरती को क्या करता है? चक्कर काटता है, पूरी परिक्रमा करती है ऐसे लेट लेट के। ठीक है, पूरी परिक्रमा करेगा तो अपन उसको बोलते हैं कि सर्कमस्क्राइबिंग दी अर्थ। पूरी अर्थ को क्या करता है भाई? सर्कमस्क्राइब करता है। और ऐसी वाटर करंट है या सरफेस करंट है जो मैक्सिमम वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट के कुछ एग्जांपल है या पॉइंट्स है जो आपको कहां पे मिल रहा है? 40 to 60 डिग्री लेटीट्यूड्स के बीच में। वो तुम्हारे क्या है? टेम्परेट लेटीट्यूड्स है, मिड लेटीट्यूड्स है, वो ट्रॉपिकल नहीं है। तुमसे पूछा क्या है? ट्रॉपिकल ओशन का पार्ट। तो ट्रॉपिकल ओशन का पार्ट में तुम्हारा गल्फ स्ट्रीम है, कुरोशो करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। पार्ट है कौन नहीं? अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। तो अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट फिर पार्ट किसका है भाई? मिडिल लेटीट्यूड्स का, टेम्परेट रीजन्स का, या अपन यूं बोले सब पोलर रीजन्स का। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है कि भाई एक सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है कि भाई सीक्वेंस में बताओ। तो अपने को पता है कि सी वाटर जो है, या यूं बोलें कि आपका जो मैराइन वाटर है, मैराइन वाटर की जो एवरेज सैलिनिटी है कितनी है भाई? सैलिनिटी ये कितनी है? एवरेज 35 पार्ट्स पर 1000। 35 पार्ट्स पर 1000 का मतलब क्या है कि अगर तुम 1000 मॉलिक्यूल्स टोटल लेते हो वाटर के, तो उसमें से तुमको 35 मॉलिक्यूल्स किसके मिलेंगे? टोटल डिजोल्व्ड सॉल्यूट्स के मिलेंगे। वो टोटल डिजोल्व्ड सॉल्यूट्स में आप क्या? क्लोराइड हो सकता है, सोडियम हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, बहुत सारे कैटायंस एनायंस होते हैं। ठीक है, लेकिन अपन ये देखते हैं कि अगर ये 35 टोटल है, 35 पार्ट्स पर 1000 है, मतलब टोटल 1000 में कितना पार्ट्स है सॉलिड्स का? 35, इसलिए अपन बोलते हैं 35 पार्ट्स पर 1000, है ना। ये 35 में तुम देखोगे कि 18 पॉइंट समथिंग आपका कौन है? क्लोराइड है। सिर्फ कौन है? क्लोराइड। तो तुम देखोगे मोर देन 50% जो है वो कौन है? सिर्फ क्लोराइड है टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट्स में। और फिर बची जो थोड़ी सी कसर रह जाती है वो सोडियम पूरी कर देता है। तो मोर देन 85% जो आपके टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट्स है उनमें कौन है भाई? सोडियम और क्लोराइड। और इनमें भी सोडियम और क्लोराइड में ज्यादा कौन है? क्लोराइड। तो क्लोराइड आपका क्या है? मोस्ट अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट एनाइन इन द सी वाटर इज क्लोराइड। मोस्ट अबंडेंट एनाइन इन रेन वाटर इज ऑल्सो क्लोराइड। मोस्ट अबंडेंट एनाइन इन रिवर वाटर दैट इज योर बाइकार्बोनेट्स। कौन सा होता है? बाइकार्बोनेट। तो अगर तो रिवर्स में तुमको पूछता है तो बाइकार्बोनेट्स, रेन वाटर में पूछता है तो क्लोराइड, सी वाटर का पूछता है तो भी क्लोराइड। ठीक है, अच्छा रेन वाटर में क्लोराइड के सोर्स अलग होते हैं और सी वाटर के अंदर सोर्स अलग होते हैं, उसके बारे में अपन फिर कभी चर्चा करेंगे। यहां पे तुम देखोगे कि भाई जब क्लोराइड सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा वाला तो सबसे पहले आएगा, है ना। तो तुम देखोगे कि भाई सोडियम सबसे पहले दे रखा है, इसमें सबसे पहले रहे, तो ये ऑप्शन हट गया, है ना। यहां पे तुमको पता है कि सोडियम जो हो मैग्नीशियम ज्यादा होगा, तो ये मैग्नीशियम जो हो आपका क्या होगा? इधर आना चाहिए। तो ये तुम्हारा सिंपल एक आंसर हो गया।
कि क्लोराइड सबसे ज़्यादा है, फिर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर सल्फेट है। लेकिन तुम बुक्स पढ़ते हो तो बुक्स में तुमको दिखा रखा होगा कि सल्फेट जो मैग्नीशियम से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, मोस्ट सुटेबल आंसर देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई ले, मोस्ट सुटेबल आंसर देखना पड़ेगा। समझ में आ रही है तुमको ये चीज़? बहुत सिंपल है, आसान है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है रेजिडेंस टाइम। रेजिडेंस टाइम का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर जो सॉल्यूट है या जो आपका कोई कैटायन है या कोई एनायन है, वो सी वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म में कितने लंबे टाइम तक रह सकता है। जितने लंबे टाइम तक वो रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा भाई, सिंपल सा रेजिडेंस टाइम ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कि तुम अभी घर पे बैठे हो, तो घर पे तुम मैक्सिमम टाइम के लिए कितना बैठ सकते हो, है ना। जब तक कि तुमको बाहर जाने की बहुत ही ज़रूरी कोई वजह नहीं मिल जाए, तब तक तुम आराम से घर पे बैठे रहोगे भाई, है ना। तो वो तुम घर पे बैठे होगे तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेजिडेंस टाइम। और जब तुमको निकलना पड़ेगा तो वहीं पे तुम्हारा रेजिस्टेंस टाइम ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो आपका कोई सॉल्यूट जो है सी वाटर में डिजोल्व फॉर्म में कितने लंबे टाइम तक टिका रहेगा, वही उसका क्या है, रेजिडेंस टाइम है। तो रेजिडेंस टाइम में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका किसका है, क्लोराइड का है। ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है। मतलब एक बार क्लोराइड आ गया तो जब तक सी वाटर सुपर सैचुरेट नहीं होगा तब तक तुम्हारा क्लोराइड रिमूव नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अपन बोलते हैं कि क्लोराइड का जो रेजिडेंस टाइम है वो कितना है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। वो आपका हमेशा रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, डेप्थ के साथ में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए सैलिनिटी डिटरमाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्लोराइड को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि भाई क्लोराइड का सबसे ज्यादा, तो सबसे कम किसका है, थोरियम का। तो लीस्ट रेजिस्टेंस टाइम किसका है, लीस्ट रेजिडेंस टाइम किसका है भाई, थोरियम का। तो अब तुमको क्लोराइड या थोरियम कोई ऑप्शन में दे रखा है नहीं है, तो तुम कितनों का याद करोगे। ऐसे तो एक बहुत लंबी लिस्ट है मेटल्स की, है ना, नॉन मेटल्स की और आपके हैवी मेटल्स की, है ना, कैटाइंस की, एनाइंस की। तो एक मैंने आपके ओशनोग्राफी के लेक्चर में करवाया होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिडेंस टाइम, उसमें 10-11 हैं एलिमेंट्स, वो याद कर लो। अगर उससे हो रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को नमस्कार करना है, धन्यवाद देना है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपने दर्शन दिए, लेकिन अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को तुमको क्या करना है, अगर आ रहा है, बन रहा है तो ट्राई करना है, अदरवाइज क्या करना है, तुरंत आगे निकल जाना है, ठीक है। तो इसको इस तरह के क्वेश्चंस को अपन करेंगे भी नहीं। आंसर बताने के लिए मैं तुमको बता दूंगा, आंसर बी है इसका, है ना। तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो तुमको यही 4 देगा, जरूरी नहीं है ना। अगर मान लो कि अगर यही चारों आते हैं तो तुम रट लो कि अगर तुम्हारा मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम है और बेरियम है, एमएससी से याद कर लो, है ना, एमएससी बायोलॉजी। तो आपका मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम। तो अगर सेम ऑर्डर में तुमको कभी पूछता है, क्वेश्चन रिपीट होता है, तब तो तुम इसको गलत नहीं कर सकते अब, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही 4 को पूछे। तो जब ऐसे ही 4 अगर बदल जाएंगे तब क्या होगा, तकलीफ होगी कि यार कितना रटोगे भाई, याद करने की एक लिमिट है ना। तो अब इसको तो याद कर लो, तुम जो है आ गया है उसको तो याद कर लो, लेकिन ये 2 पॉइंट तुम ध्यान में रखना, ये आगे तुमको काम आएंगे। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पूछ रहा है कि द मोस्ट नॉन कंजर्वेटिव एलिमेंट इन दिस सी इज। नॉन कंजर्वेटिव एलिमेंट का क्या होता है, देखो आपके सी की वाटर के अंदर जितने भी एलिमेंट डिजोल्व हैं उनको अपन क्या करते हैं, 2 तरीके से बांटते हैं, एक आपका कंजर्वेटिव और एक आपका नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या है और कंजर्वेटिव का मतलब क्या है। कंजर्वेटिव वाले एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन मोर और लेस क्या रहे, टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। जैसे क्लोराइड की कंसंट्रेशन है, जब क्लोराइड आपका कोई भी सी वाटर क्लोराइड के रिस्पेक्ट में सुपर सैचुरेट हो जाएगा तो क्या करेगा, हैलाइड बना करके उसको बाहर निकाल देगा और रिवर्स वापस से उसको सप्लाई कर देगी, ठीक है। तो आपका हैलाइड जो है वो क्लोराइड को क्या कर रहा है, रिमूव भी कर रहा है और आपके जो सोर्स है वो वापस क्लोराइड को ऐड भी कर रहे हैं। तो आपका क्या है, एक स्टेडी स्टेट कंडीशन है कि आपका जितना सिंक है उतना ही आपका सोर्स है। क्या होता है, ये मान लो कि सी वाटर है, इसमें तुम्हारे पास में क्या आ रहा है भाई, सप्लाई आ रही है सॉल्ट्स की, और यहाँ पे केमिकली प्रेसिपिटेशन से क्या हो रहा है, तुम्हारे सॉल्ट्स क्या कर रहे हैं भाई, केमिकली प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। अब जो सप्लाई होती है उसको तो अपन बोलते हैं सोर्स, और जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है इसको अपन बोलते हैं सिंक। तो अगर ये सिंक
और सोर्स के बीच में अगर किसी तरीके का इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए कि जितनी सप्लाई हो रही है उतना ही तुम्हारा क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो क्या होगा, ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट इन सी वाटर विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के कोरेस्पॉन्डिंग में कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो ऐसे एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। तो मोस्टली जितने भी मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं अपन ने डिफाइन किया है ना। ओशनोग्राफी में अपन ने टोटल डिजोल्व सॉल्यूट्स को 5 तरीके से क्लासिफाई किया था, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, न्यूट्रिएंट्स एंड डिजोल्व्ड गैसेस। और अपन ने बोला था कि जितने भी मेजर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो तुम्हारा मोस्ट नॉन कंजर्वेटिव जो है वो आपका कौन है, थोरियम। ठीक है, क्योंकि भाई 2 ही चीजें ध्यान में आ सकती हैं, या तो लीस्ट कंजर्वेटिव हो या मोस्ट नॉन कंजर्वेटिव हो। तो जो लीस्ट कंजर्वेटिव है वही तो तुम्हारा क्या हो गया, मोस्ट नॉन कंजर्वेटिव हो गया। तो इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कंजर्वेटिव एलिमेंट। तो लिस्ट के नाम से भी पूछता तो कहानी तो सेम ही चल रही है ना भाई लाडले। तो तुमको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे तुम देखोगे कि जब मोस्ट नॉन कंजर्वेटिव है इसका मतलब क्या है, इसका रेजिडेंस टाइम भी क्या है, सबसे कम। ये टिक ही नहीं पा रहा भाई, है ना, डिजोल्व हो ही नहीं पा रहा, जैसे ही आता है निकल जाता है वापस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको पूछ रहा है कि कोरल रीफ जो है ये आपके इकोसिस्टम्स ओसेस ऑफ लाइफ इन द ओशन बोला जाता है। ओसेस क्या होती है, ओसिस लेक का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, है ना। डेजर्ट के अंदर क्या होता है, जब विंड डिफ्लेक्शन से क्या होता है, सेडिमेंट्स को प्लग करके वहां से निकाल रहा होता है। तो एक टाइम ऐसा आता है जैसे मान लो कि ये डेजर्ट एरिया है और डेजर्ट एरिया की ये सरफेस है और यहाँ पे डेजर्ट एरिया की वाटर टेबल है। ठीक है, ये वाटर टेबल है मान लो। तो विंड की डायरेक्शन अगर ये है तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे सेडिमेंट्स को यहाँ से रिमूव करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपका जो लेयर है वो क्या करेगा, ग्राउंड वाटर को इंटरसेक्ट करेगा। ग्राउंड वाटर को इंटरसेक्ट करेगा करते ही क्या होगा भाई, पानी आपका सरफेस पे आएगा और पानी जैसे सरफेस पे आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, कोहेशन प्रोवाइड करवाएगा कि सेडिमेंट्स को बोलेगा कि ये जो तुम हवा के झोंके में जा रहे हो ना, रुक जाओ, रोकेगा। ठीक है, उनको कोहेरेंट करेगा, सैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा जो कि प्लांट लाइफ की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। प्लांट लाइफ की ग्रोथ सपोर्ट होगी तो ऑटोट्रॉप्स बनेंगे, ऑटोट्रॉप्स के लिए तुम्हारे क्या आएंगे, स्मॉल जो एनिमल्स हैं वो आएंगे, उसके चक्कर में बड़े वाले आएंगे, उसके चक्कर में और बड़े वाले आएंगे। तो पूरा क्या है, एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया ना भाई, है ना। तो तुम्हारी कितनी सारी डाइवर्सिटी हो गई सिर्फ और एक प्रोसेस की वजह से कि ये जो विंड क्या कर रही थी, डिफ्लेक्शन एक्शन की वजह से सेडिमेंट्स को रिमूव कर रही थी, उसकी वजह से अल्टीमेटली ये किसको कट किया, ग्राउंड वाटर को। तो एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ। तो ओसेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ, है ना। तो तुम देखोगे कोरल्स में भी तो यही हो रहा है। कोरल में अपने पास में क्या है, 2 तरह के कोरल्स है ना। एक है तुम्हारे हर्माटिपिक कोरल्स और एक है तुम्हारे अहर्माटिपिक कोरल्स। अहर्माटिपिक कोरल जो है ये आपके क्या करते हैं भाई, सिंगल रहते हैं। जो सिंगल रहते हैं वो क्या है, कहीं पे भी घूम फिर सकता है। डिप्लोब्लास्टिक ग्रेड इनके अंदर होती है, तुमको याद है एंथोजोआ में अपन ने पढ़ा है पैलेंटोलॉजी में इसको। तो अहर्माटिपिक कोरल जो है वो आपके अक्रॉस द एनी लैटिट्यूड मिल सकते हैं क्योंकि भाई खाने की तलाश में कहीं पे भी चला जाएगा। लेकिन ये जो हर्माटिपिक कोरल्स होते हैं ये कॉलोनी बना के रहते हैं, और जब कॉलोनी बना के रहते हैं कोरल्स तो उस कॉलोनी का एक एक्सोस्केलेटन आता है। उस एक्सोस्केलेटन को अपन क्या बोलते हैं, कोरलम। याद है तुमको, कोरलम। तो ये कोरलम के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको जब ये एक कॉलोनी का एक्सोस्केलेटन बनाएगा तो इसको बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए जो ये क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। अब ये बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट कब सीक्रेट करेगा भाई, जब इसको खाने के लिए भरपेट मिलेगा। तो ये क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है जूजेंथल एल्गी के साथ में, है ना। और उसकी वजह से आपका कोरल रीफ बनता है। तो अलगी क्या करती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, भाई ये क्या है, म्यूचुअलिज्म है, किसी का नुकसान नहीं है, दोनों का फायदा, है ना। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या करता है, आपकी अलगी जो है वो ठेका लेती है खाना बनाने का। ठीक है, अलगी बोलेगी मैं तेरे लिए खाना बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोरल्स बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को हम शेल्टर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो कोरल्स विल प्रोवाइड द शेल्टर टू द अलगी एंड अलगी विल प्रोवाइड द फूड टू द कोरल्स। तो ये एक क्या है, म्यूचुअली उन्होंने डिसाइड कर लिया और इसके बेसिस पे क्या करता है, कोरल्स अपना फाउंडेशन मजबूत करता है। उस फाउंडेशन मजबूत करने के चक्कर में क्या होता है, अलगी जो है वो बहुत सारा फोटोसिंथेसिस करेगा
उस फोटोसिंथेसिस के चक्कर में क्या होगा, बहुत सारा ऑक्सीजन आपका जाएगा, CO2 को वो रिमूव करेगी। उसके चक्कर में होगा क्या कि भाई आपकी जो मेराइन रेस्पिरेटरी लाइफ है उसको तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो वो क्या करेगा, खींचा चला आएगा उसकी तरफ, क्योंकि अलगी है। तो जो आपके शाकाहारी हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते, वो क्या करेंगे, अलगी को खाना बनाएंगे, है ना। और उन छोटे छोटे जानवरों के चक्कर में क्या होंगे, बड़े जानवर आएंगे, फिर उनके चक्कर में और बड़े, फिर उनके चक्कर में और बड़े। तो तुम देखोगे कि देखते देखते पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया, है ना। अब तुम सोचो कि अगर तुमको स्कूबा डाइव करनी है तो तुम कहाँ जाना प्रेफर करते हो, जहाँ पे कोरल रीफ्स है, क्योंकि तुमको मिलता है कि वेराइटी ऑफ द लाइफ तुमको कहाँ मिलेगा भाई, कोरल रीफ्स में मिलेगा, है ना। और ये कोरल रीफ्स के एक बड़ा थ्रेट भी है, कोरल ब्लीचिंग, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, उसको अपन कभी फिर चर्चा में लाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि ये जो कोरल्स हैं ये क्या करते हैं, ओसेस ऑफ लाइफ है भाई, बहुत सारी लाइफ के डाइवर्सिटी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना। जो छिप के रहना चाहेगा उसको क्या करेगा, कोरल्स फाउंडेशन में ब्रोइंग एक्टिविटी करने देगा, कोई बात नहीं, बिल बना के रह ले यार, है ना, है ना। जिसको खाना चाहिए होगा उसको अलगी से खाना दिलवा देगा, थोड़ा खाना इसको भी दे दे, 2 रोटी, है ना। तो क्या करेगा, सबको सपोर्ट करेगा, तो क्या होगा, वहां पे लाइफ बहुत अच्छे से चेरिश होगी, फ्लोरिश होगी, है ना। तो तुम देखोगे कि जो आपके ओसेस ऑफ लाइफ है कोरल रीफ्स, वो किस वजह से है, क्योंकि दे सपोर्ट ए लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये तो सही बात है कि सिक्वेस्टर ए लॉट ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2, ये तो सही बात है भाई, अलगी है वहां पे, अलगी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको CO2 चाहिए, है ना। तो वो क्या करेगी, CO2 को रिमूव करेगा, वो तो सही बात है, वो उसका फंडामेंटल फंक्शन है ना। ऑटोट्रॉप्स है भाई, ये प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ CaCO3, वो करेगा ही, उसको बैठे बैठे खाना मिल रहा है तो उसको CaCO3 को प्रोड्यूस करने में क्या दिक्कत है, लेकिन वो CaCO3 को काम कहाँ पे लेगा, अपने एक्सोस्केलेटन को डेवलप करने में, है ना। फिर ये रिड्यूस सैलिनिटी सिग्निफिकेंटली, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, सैलिनिटी का डायरेक्ट काम क्या है, वो डिजोल्व सॉल्ट्स के बारे में बात करता है। सैलिनिटी कभी भी इस बात पे काउंट नहीं होती है कि सस्पेंशन फिडर कितने, क्ले पार्टिकल्स वाटर में कितने, उससे नहीं होता। सैलिनिटी अपन किससे कैलकुलेट करते हैं, डिजोल्व सॉल्यूट से। और एक मैंने तुमको क्लियर बताया था जब सैलिनिटी अपन डिटरमाइन करते हैं कि व्हेन एवर वी कैलकुलेट द सैलिनिटी वी नेवर टुक द कंसिडरेशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सैलिनिटी। अगर तुमको सैलिनिटी डिटरमाइन करने के लिए सस्पेंडेड पार्टिकल चाहिए ही नहीं तो फिर कोरल रीफ्स का भाई सैलिनिटी से क्या लेना देना है, करेगा थोड़ा बहुत तो फर्क लेके आएगा भाई, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स है ना। आपको फॉस्फोरस भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, कार्बन भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, है ना, टू द सम एक्सटेंट, ताकि वो फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत आराम से क्या हो पाए। तो डिजोल्व सॉल्यूट्स को कम तो करेगा, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो ओसेस ऑफ लाइफ हो जाए, है ना। क्योंकि आपकी तो हर तरह की स्पीसीज है ना, यूरी हेलाइन भी है, स्टेनोहेलाइन भी है, मेजो हेलाइन भी है, हाइपोहेलाइन भी है ना। ऐसी स्पीसीज भी हैं जो थोड़ा सा चेंज सैलिनिटी में बर्दाश्त नहीं करती, ऐसी स्पीसीज भी हैं जिनको कितना भी सैलिनिटी वेरिएशन दे दो वो पड़ी रहेंगे वहीं पे, है ना। तो ये जो बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारा क्या होगा, बी ऑप्शन। उसका तुमको रीजन समझ में आ गया भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबल इफेक्ट्स विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड अंडर राइजिंग सी लेवल। सी लेवल राइज जब होगा तब क्या होगा भाई, आपका जैसे ये आपकी सरफेस है, यहाँ पे मान लो कि सी वाटर है ना। सी लेवल राइज होगा जब क्या होगा कि भाई सी लेवल जो वो लैंड की तरफ जाएगा, लैंड की तरफ जब जाता है तो अपन ने ओशनोग्राफी के ये एक लेक्चर में मैंने तुमको एस्चुरीज के बारे में बताया था कि एस्चुरीज जो है वो 3-4 तरीके से बन सकती हैं। पहला जिसमें रिवर था, है ना, दूसरा जिसमें तुमको फ्योर्ड्स बनाते हैं, है ना, तीसरा तुम्हारे टेक्टोनिक कंट्रोल्ड वाली थी, है ना, और चौथा तुम्हारा क्या था, फॉल्ट वाले, कि आपकी नॉर्मल फॉल्टिंग हो गई और आपका जो ब्लॉक्स हैं वो आपके सब्सिडाइज हो गए और बीच में क्या हुआ, एक गलियारा। एस्चुरीज क्या होते हैं, गलियारा टाइप का होता है, एक चैनल टाइप का होता है, जिसमें जब सी लेवल राइज होगा तो क्या होगा, सी वाटर आपका एनक्रोच कर जाएगा, उनको अपन एस्चुरीज बोलते हैं, है ना। अदरवाइज क्या होता है, एस्चुरीज के थ्रू आपका रिवर वाटर ओशंस में जाता है ना। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या रहता है कि आपका भाई इधर से रिवर आई, यहाँ पे एस्चुरीज बनी हुई है, इस एस्चुरीज का गलियारा है, इसके थ्रू होते हुए सरफेस जो फ्रेश वाटर वो क्या करेगा, ओशंस की तरफ जाएगा। अगर टाइड्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये फ्रेश वाटर आगे तक जाएगा, है ना, और ऊपर तक फैल जाएगा। अगर टाइड्स रहेंगे तो यहीं पे क्या करेगा, ये मिक्सिंग कर देगा अच्छे से, है ना। तो तुम देखोगे कि आपके जो एस्चुरीज हैं इसमें मिक्सिंग के लेवल पे भी कई टाइप हो सकते हैं, है ना। हाई टाइड थी कि लो टाइड थी, जो मिक्सिंग स्ट्रेंथ था वो कैसी थी, है ना, सैलिनिटी ऑलरेडी कितनी है, डेंसिटी ऑलरेडी कितनी है। तो तुम देखोगे कि जो एस्चुरीज हैं
वो जैसे ही सी वाटर आपका लैंड की तरफ आएगा तो एक्स सीरीज क्या होंगी, और ज़्यादा डीप होंगी और ज़्यादा वाइड होंगी। ये तो सही है। तो पहला ऑप्शन तुम देखो कि एस सीरीज विल, एल सीरीज एंड लेगून्स विल वाइडन एंड डीपन, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। दूसरा तुमको बोल रहा है कि एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसग्रेसिव ड्यून फॉर्मेशन। तो ट्रांसग्रेसिव ड्यून फॉर्मेशन मैंने तुमको सेडिमेंटोलॉजी में बेड फॉर्म्स का ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, है ना। पहले सिंपल तुम्हारे पास में रिपल मार्क्स है, फिर तुम्हारे पास में क्रॉस बेडिंग बनेगी, फिर तुम्हारे पास में सैंड ड्यून्स आते हैं, सैंड ड्यून्स के बाद ड्यून्स आते हैं, ड्यून्स के बाद में तुम्हारे फ्लैट बेड्स होते हैं, उसके बाद में एंटी ड्यून्स आते हैं, उसके बाद में शूट्स एंड पूल्स आते हैं, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बेड्स है, ये आपका क्या होगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि सी वाटर आएगा भाई, सी वाटर आएगा तो वेव्स लेके आएगा, तो उससे क्या होगा, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो क्या होगा, और ज़्यादा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो एक्सेलरेटेड का मतलब ही क्या होता है, मजबूत होना। एक एटीन्यूएशन वर्ड है, एक एटीन्यूएशन वर्ड है। एटीन्यूएशन का मतलब ही क्या होता है, ये स्पेलिंग देख लेना भाई थोड़ा सा, है ना इसका। एटीन्यूएशन का मतलब क्या, कमजोर होना, ठीक है। तो तुम देखोगे कि जब आपका सी लेवल राइज कर रहा है तब आपका ये जो डेवलपमेंट है ट्रांसग्रेसिव ड्यून्स का, ये एक्सेलरेटेड होगा। अगर सी लेवल ड्रॉप कर रहा होता तो ये क्या हो जाता है, एटीन्यूएटेड। और ये एस सीरीज क्या हो जाती है आपकी, शैलो एंड नैरो, है ना। और डेल्टा प्रोग्रेडेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। और स्प्रेड ऑफ लिविंग कोरल्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ कोरल ग्रोथ, है तो मजे मजे हो गए कोरल्स के। तो भाई तुमको क्या मिल रहा है, शैलो वाटर बॉडीज में आपको और मिल गया, यहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है, आराम से कोस्टल वाटर रीजन्स में तुमको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, मिक्सिंग भी हो रही है ना, और आसानी से लाइफ का आवागमन भी हो रहा है। तो सी लेवल राइज जब होता है तो कोरल्स को फायदा होता है ना। आपके जो बेड फॉर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेपिडली ट्रांसफॉर्म होते हैं। एस सीरीज जो होती हैं वो आपकी वाइड होती हैं, डीप होती चली जाती हैं। लेकिन डेल्टा जो है उसके साथ में थोड़ा सा काम ठीक नहीं रहेगा, है ना। डेल्टा प्रोग्रेडेशन का मतलब क्या है, डेल्टा जो आपका रिग्रेस कर जाएगा, है ना। तो यही तो बात होगी भाई, कर लोगे आराम से, इसके ऊपर कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। डेल्टा रिग्रेस वैसे ही करता रहेगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा भाई उस पर, ठीक है। तो आई होप दिस मेक सेंस। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, फॉर द फ्लोइंग फ्लोज इन द एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस द फ्लो फॉर विच द अर्थ रोटेशन इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। अर्थ का रोटेशन जो है वो आपका कब इंपॉर्टेंट होता है, जब आपका कोई लार्ज मूविंग वाटर मास है या विंड्स है ना, और वो आपकी क्या करती हैं भाई, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इसको कवर कर रही हूँ, है ना। तुमको पता है कि इक्वेटोरियल रीजन में कोरियोलिस फोर्स जो है वो आपका लीस्ट होता है, और पोल्स पे आपका क्या होता है, मैक्सिमम, क्योंकि उसका फॉर्मूला अपन लिखते हैं 2v ओमेगा साइन थीटा। और तुमको पता है कि जो आपकी रोटेशनल वेलोसिटी है वो पोल्स पे क्या होती है, मिनिमम, और इक्वेटोरियल रीजन पे क्या होती है, मैक्सिमम, क्योंकि जो पॉइंट है उसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी है और कोई जो पॉइंट है उसको सिर्फ इतनी डिस्टेंस कवर करनी है ना। तो तुम देखोगे कि रोटेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, या यूँ बोले कि अर्थ की एक्सिस के अलोंग जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है, किधर से किधर है भाई, वेस्ट टू ईस्ट है ना। तुम नदर्न हेमिस्फीयर में हो तो वेस्ट टू ईस्ट है, सदर्न में हो तो ईस्ट टू वेस्ट है, या तो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये जो रोटेशन ऑफ अर्थ है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट कब होता है, जब तुम्हारे पास में हॉरिजॉन्टल स्केल क्या हो, सबसे कम हो, ठीक है। ये सिंपल सा एक फंडा है, इसके बेसिस इसी फंडे पे इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं नेट के एग्जाम में, ये सटीक बैठेगा, ठीक है। तुमको क्या देखना, हॉरिजॉन्टल स्केल सबसे कम ढूंढनी है, जिसमें हॉरिजॉन्टल स्केल सबसे कम मिल जाए उसी के लिए क्या होगा तुम्हारा, ये जो फ्लो फॉर विच अर्थ्स रोटेशन इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, वही तुम्हारा क्या है, सही आंसर है। तुमको सबसे पहले ढूंढना क्या है, लीस्ट हॉरिजॉन्टल स्केल। तो यहाँ पे तुम देखोगे पहला ऑप्शन है उसमें तुमको क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल स्केल 400 किलोमीटर की दे रखी है। गल्फ स्ट्रीम वाला इसमें कितना दे रखा है तुमको भाई, हॉरिजॉन्टल स्केल 100 किलोमीटर की दे रखी है। सी ब्रिज सर्कुलेशन जो है उसमें तुम देखोगे कि हॉरिजॉन्टल स्केल कितना है, 200 किलोमीटर का है। और जो टॉर्नेडो और बांग्लादेश जो आ रहा है उसमें आपका हॉरिजॉन्टल स्केल कितना है, 100 मीटर का है। तो सबसे कम किसमें है भाई, ऑप्शन डी के अंदर है, ठीक है। तुम ये जो ट्रिक मैं तुमको बता रहा हूँ ना, ऐसे तुमको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे ना उस पर तुम इसको अप्लाई करके देखना, तुम सही आंसर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अदरवाइज तुमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी इसके लिए, है ना, मैथमेटिकल मॉडल समझने पड़ेंगे, ये तुम्हारा बेस्ट है, ठीक है। तो इसको तुम देख लेना कि जब भी तुम्हारा अर्थ के रोटेशन का लीस्ट इम्पैक्ट किसी पे देख रहा हो तो तुमको क्या देखना है भाई, सबसे कम हॉरिजॉन्टल स्केल जिसकी है वही तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और भी आए हुए हैं, है ना, जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई विल लेट यू नो कि ये देखो
वो सेम टू सेम क्वेश्चन आया जिस पे सेम कंसेप्ट वापस लगेगा और तुमको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये बोल रहा है कि हाई सरफेस सैलिनिटी इन द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर बोला है सब ट्रॉपिकल ओशन इज ड्यू टू। सब ट्रॉपिकल ओशन कौन से होते हैं भाई? जो आपके 20 to 30 डिग्री के बीच में है, यही है सब ट्रॉपिकल। ये सब ट्रॉपिकल ओशंस में आपकी सैलिनिटी सबसे ज्यादा होती है ना। या यूं कहें कि वाटर मास इज लाइंग बिटवीन द 20 to 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, दोनों में जो आपके वाटर मास है उन दोनों में क्या होता है, सैलिनिटी सबसे ज्यादा होती है। वो सैलिनिटी ज्यादा होने का सिंपल कारण है कि इवेपोरेशन एक्सीड्स दी प्रेसिपिटेशन। जितना इवेपोरेशन होता है उतना प्रेसिपिटेशन होता नहीं है ना। ये सिंपल लॉजिक है। लेकिन अब तुमको एक चीज देखो, क्लाइमेटोलॉजी के थ्रू तुमको एक चीज पता है, इवेपोरेशन में क्या होता है, फ्रेश वाटर आपका रिमूव होता है। फ्रेश वाटर जब रिमूव होगा तो क्या करेगा, पीछे आपका क्या छोड़ के जाएगा, सैलाइन वाटर। तो जो पीछे वाटर मास बचा रहेगा उसके अंदर क्या होगा, टोटल डिजोल्व सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जो तुमको मैंने हार्कर वेरिएशन डायग्राम में बताया था कि जब मैग्मा क्रिस्टलाइज होना चालू होता है तो जब MgO, FeO, CaO, Al2O3 ये जब घटता दिखता है सिलिका बढ़ने के साथ में, तो तुम्हारा क्या होता है, Na2O, K2O ये तुमको बढ़ता हुआ दिखता है। इसको अपन ने क्लोजर प्रॉब्लम बोला था। तो अपन ये बोलेंगे कि पहले अगर 1000 ml वाटर फ्रेश का तुम्हारे पास में क्या 30 सॉल्यूट्स को डिजोल्व किया हुआ था, तो फ्रेश वाटर इवेपोरेशन की वजह से आपके वाटर मॉलिक्यूल कितने बचे हैं, 900। लेकिन अभी तक सॉल्यूट्स तो उतने ही है ना भाई, अभी तो सॉल्यूट्स तो उतने ही है। तो तुम देखोगे कि ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कम हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, तुमको लगेगा कि इसकी सैलिनिटी और ज्यादा बढ़ गई। तो यही तो है, फ्रेश वाटर ऐड कर दोगे तो क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ये बिल्कुल वही है, शरबत बहुत मीठा हो गया, पानी मिला दिया, फीका कर दिया, फीका हो गया, चीनी डाल दी, मीठा हो गया। तो अपन क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे तुम देखोगे कि एवेपोरेशन एक तो कूलिंग प्रोसेस है ना। एवेपोरेशन क्या है भाई, एक तो कूलिंग प्रोसेस है, एक चीज। दूसरा, कूलिंग प्रोसेस क्यों है, क्योंकि एवेपोरेशन में क्या होगा, जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, सरफेस छोड़ के जाएंगे। तो जो पीछे बची हुई सरफेस होगी वो क्या करेगी, तुमको ठंडा फील करवाएगी। जैसे अगर तुमने सैनिटाइजर अपने हाथ पे लगा कर रब कर लिया और छोड़ोगे तो तुमको दिखेगा कि जो आपके सैनिटाइजर के वो मॉलिक्यूल के जो रबिंग की वजह से तुमने उनको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा दिया, वो क्या करेंगे, सरफेस छोड़ के जाएंगे। तो पीछे बचे हुए मॉलिक्यूल क्या होंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, तुमको क्या करेगा, हल्का सा ठंडा फील करवाएगा। ऐसा होता है। ये इवेपोरेशन भी वही है कि कूलिंग प्रोसेस है। इवेपोरेशन जब होता है तो आपका क्या होता है, बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर। बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर आपका क्या होता है भाई, वाटर जो है लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है। और इसके लिए लगभग 540 कैलोरीज या ऐसा सा कुछ है डेटा, जिसको तुम देख लेना, कंफर्म कर लेना, ठीक है। अब ये जो इवेपोरेशन है ये ज्यादा कौन करेगा, किस तरह की एयर आपके वाटर सरफेस से गुजरे कि इवेपोरेशन ज्यादा हो। तो तुम सोच के देखो भाई, एक है आपका कूल एयर और एक है तुम्हारा वार्म एयर। कूल एयर में क्या है या वार्म एयर में क्या है, पहले कूल एयर की बात करते हैं। कूल एयर में क्या है कि आपका जो एयर है या एयर पार्सल जो है, उस एयर पार्सल में जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स पैक्ड है उनके बीच में स्पेस कम है ना। मतलब उनके स्पेस को अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं बाय एडिंग दी वाटर वेपर। तो अपन देखेंगे कि कूल एयर के अंदर जो है वो बहुत सारा वाटर वेपर ऐड किया जा सकता है। वार्म एयर में क्या है, जो एयर पार्सल है उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल ऑलरेडी दूर दूर है, तो उसके अंदर जो वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी वो तो ज्यादा होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। मतलब लंबे टाइम तक तो वो कर सकता है उसको, क्योंकि वार्म एयर है, कंडेंसेट होने नहीं देगा तो अपने साथ लेके डोलता रहेगा इधर उधर। कूल एयर में क्या होगा, जैसे वाटर वेपर जाएगी, कूल एयर है उसको ठंडा करेगा तो कंडेंसेट होगा तुरंत प्रेसिपिटेट करवा देगा। लेकिन इवेपोरेशन ज्यादा कौन करेगा, वाटर वेपर को जो ज्यादा होल्ड कर सके। तो होल्ड कौन करेगा भाई, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर कैन बी अकोमोडेटेड इनटू द कूल एयर। और कूल एयर कौन सी, जो ड्राई हो, जिसके अंदर वाटर वेपर है ही नहीं, उसके अंदर और भी ज्यादा होगा। तो कूल ड्राई एयर जो होगी वो सबसे ज्यादा इवेपोरेशन करेगी। वार्म एयर जो होगी या वार्म मॉइस्ट एयर जो होगी वो आपका इवेपोरेशन कम करेगी। समझ में आया। तो अब तुमको ये तो पता है कि सब ट्रॉपिकल ओशियंस के अंदर सैलिनिटी ज्यादा होने का कारण ये है कि इवेपोरेशन एक्सीड्स दी प्रेसिपिटेशन। बट आपके ये सब ट्रॉपिकल ओशियंस में इवेपोरेशन ज्यादा कर कौन रहा है, क्योंकि आपके पास में
सरफेस करंट्स में तुम्हारे कोल्ड करंट्स भी हैं और वार्म करंट्स भी हैं, है ना। तो तुम देखोगे कि आपका रिड्यूस्ड प्रेसिपिटेशन अंडर द वार्म एंड ड्राई एयर मास, तो प्रेसिपिटेशन तो कम है ना, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में कम है, इवेपोरेशन के। इसलिए अपन देखेंगे कि इंक्रीज्ड इवेपोरेशन अंडर द कूल एंड ड्राई एयर मास, ये तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेस्ट सुटेबल। एडवेक्शन ऑफ हाई सैलिनिटी वाटर मास फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन से हाई सैलिनिटी का वाटर मास क्यों आएगा भाई, है ना, वहां पे तो हेलोक्लाइन बनता चला जाएगा। और तुम देखोगे कि वहां पे सब ट्रॉपिकल गैस है, सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस हो रहा है, तो अपलिफ्टिंग हो रही है, अपलिफ्टिंग नहीं अपवेलिंग हो रही है, अपवेलिंग से तो कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर आ रहा है, जिसकी जो सैलिनिटी होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म 35 पार्ट्स पर 1000, है ना। तो इक्वेटोरियल रीजन से तुम्हारा जो एडवेक्शन से जा रहा है वहां पे होना भी तो चाहिए हाई सैलिनिटी का। इक्वेटोरियल रीजन पे तो ऑलरेडी जो वाटर मास है उनकी सैलिनिटी कम है भाई, ठीक है। तो सैलिनिटी का जब अपन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं लैटिट्यूड्स के रेस्पेक्ट में, तो तुम देखते हो ना सैलिनिटी जो है वो पहला तुम्हारा क्या होता है, घटता है, फिर वापस बढ़ता है, फिर तुम्हारा वापस घटता है, तो ऐसा है। तो ज्यादा सैलिनिटी तुमको मिल कहाँ रही है, 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में रह रहा है। इक्वेटोरियल रीजन से अगर मान लो कि एडवेक्शन से वाटर मास गया भी, तो इसके पास सैलिनिटी होनी भी तो चाहिए ज्यादा, इसके खुद के पास सैलिनिटी नहीं है, कहाँ से ऐड करेगा, समझ में आ गया। तो ये बेसिक सा पार्ट है जो तुमको समझना है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट हैपन ड्यूरिंग एन एल नीनो इवेंट। एल नीनो इवेंट क्या होता है भाई, बहुत सिंपल सा इवेंट है। यहाँ पे तुम्हारा मान लो कि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है और यहाँ पे तुम्हारा ये पेरू कोस्ट है, मतलब ये आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है और ये आपका साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है जिसका ये पेरू कोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पेरू कोस्ट। और नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है, यहाँ पे तुम्हारा कौन सा करंट आता है भाई, पेरू करंट आता है, जिसको दूसरा नाम अपन हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। ये पेरू करंट जो है, ये पेरू करंट जो है ये क्या एक्सपीरियंस करता है, कोस्टल विंड्स। यहाँ पे आपकी क्या जाती हैं, कोस्टल विंड्स जाती हैं, ठीक है। इसके जो वाटर है या जो ओशन है इसके ऊपर से कोस्टल विंड्स आती हैं। ये कोस्टल विंड्स क्या करती हैं, इस पेरू करंट को आपका क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सेलरेट करने का काम करती है। लेकिन जैसे वाटर मास आपका एक्सेलरेट होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोस्टल विंड्स, उसकी वजह से क्या होगा, आपका कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा भाई, आपका ये जो वाटर मास है एकमान ट्रांसपोर्ट के थ्रू किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ। जैसे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे तुम देखोगे कि एक सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है। ये जो सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस है यहाँ पे क्या होगी, अपवेलिंग, और अपवेलिंग होगी तो आपको पता है कि अपवेलिंग से कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो वो सरफेस पे आता है, और उसकी वजह से होगा क्या, यहाँ जो भी आपका वाटर मास होगा वो बहुत कूल होगा, और उस कूलिंग की वजह से जो आसपास की एयर होगी वो भी कूल डाउन होगी। कूल डाउन होगी तो रिलेटिवली यहाँ पे क्या होगा, आपका हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो तुम्हारी साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो क्या कर रही है, आपका वार्म करंट लेके जा रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज, जिसको अपन ट्रेड विंड्स बोलते हैं। तो ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर के ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये यहाँ पे पैसिफिक वार्म पूल पे क्या कर रहा है भाई, गर्म पानी इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा करेगा क्योंकि आपकी वार्म करंट है साउथ इक्वेटोरियल करंट, और जब वार्म वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा तो इस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, पैसिफिक वार्म पूल, है ना, पैसिफिक वार्म पूल। ये पैसिफिक वार्म पूल जब आपका बनेगा तो तुम सोच के देखो भाई, यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत कम है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो तुम देखो सरफेस के साथ में टेम्परेचर चेंज ज़्यादा कहाँ पे आएगा, इधर, और सरफेस के साथ डेप्थ में जब से तुम इधर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम चेंज होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ठंडा है भाई, है ना। तो तुम देखोगे कि एक थर्मोक्लाइन तुम्हारी बनेगी इस तरह से, इस तरह से एक थर्मोक्लाइन बनेगी, जो क्या होगी, ये थर्मोक्लाइन क्या होगी भाई, ये जो साउथ पैसिफिक ओशन है इसकी वेस्टर्न बाउंड्री पे ये थर्मोक्लाइन डीप होगी, और ईस्टर्न कोस्ट पे या जो आपका साउथ पैसिफिक है इसकी ईस्टर्न बाउंड्री पे क्या होगा, ये थर्मोक्लाइन शैलो डेप्थ पे होगी, है ना। तो ये है नॉर्मल कंडीशन। इन नॉर्मल कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पे तुम देखोगे कि भाई आपकी वार्म एयर जो है वो क्या करेगी, राइज करेगी, यहाँ से राइज करेगी, और राइज करेगी तो क्या होगा भाई, कहीं पे जाकर के कहीं पे जाकर के क्या करेगा, क्लाउड्स बनाएगा, क्लाउड्स बनाएगा तो रेनफॉल करेगी। तो ये जो आपके
वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे तुमको बहुत सारा रेनफॉल मिलेगा, अप टू ट्रोपोपॉज तक ये जाएगा, फिर उसके बाद में क्या करेगा, इधर भागेगा, यहाँ पे आपका सिंक करेगा, फिर आपका क्या होगा, इधर वापस जाएगा। तो ये एयर सर्कुलेशन एक बनेगा। एयर सर्कुलेशन की डायरेक्शन क्या है, ऑस्ट्रेलिया कोस्ट से ऊपर उठेगा, जाएगा, पेरू कोस्ट पे सिंक करेगा, पेरू कोस्ट पे हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर से आपका विंड जो वापस किधर जाएगा, लो प्रेशर पे। तो ऐसा एक सर्कुलेशन क्रिएट होता है। इस सर्कुलेशन को अपन क्या बोलते हैं, वॉकर सर्कुलेशन। ये जो वॉकर सर्कुलेशन है, ये नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है कि यहाँ पे आपकी सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, यहाँ पे अपलिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पे पैसिफिक वार्म पूल बन रहा है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है। इस हाई प्रेशर की वजह से आपकी विंड्स इधर जाएंगे, यहाँ पे आपकी वार्म होगी, वार्म होकर के राइज करेंगे, राइज करके रेनफॉल करेंगे। यहाँ पे इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और जो है, और यहाँ यह जो ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे रेनफॉल करेगी बहुत सारी, है ना। और इधर से वापस क्या करेगा, जाएगा, यहाँ पे सिंक करेगा। तो एक आपका क्या होगा, लोकल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल बनेगा, जिसको अपन ने वॉकर सर्कुलेशन सेल बोला। इस वॉकर सर्कुलेशन सेल में तुम देखोगे यहाँ पे जो अपवेलिंग हो रही है, इसकी वजह से थर्मोक्लाइन बहुत सेलो डेप्थ पे होगी, और यहाँ पे जो थर्मोक्लाइन होगी वो थोड़ी सी डेप्थ पे ज्यादा होगी। तो तुम देखोगे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है थर्मोक्लाइन का। समझ में आ गया। तो ये तो है नॉर्मल कंडीशन। अब जो तुम्हारा अल नीनो होगा, तो उस अल नीनो के टाइम पे क्या होगा, ये अपना ऑस्ट्रेलिया वाला था और ये पेरू वाला था। यहाँ पे क्या होगा, आपका हीट कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब हीट कंटेंट बहुत ज्यादा होगा तो उसके रेस्पॉन्स में होगा क्या, ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये क्या होगी, वीक पड़ेगी। तो याद करो भाई, इक्वेटोरियल काउंटर करंट क्या करेगा, यहां से जो वार्म वाटर है उसको यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे जो सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकती थी उसको ये डिस्टर्ब करेगा। तो इसके चक्कर में होगा क्या, आपका धीरे धीरे आपका टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। तो ये दोनों कोस्ट के बीच में क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम बनाएगा, और उसकी वजह से थर्मोक्लाइन वो क्या हो गए, एक बेडेड थर्मोक्लाइन मिलेगी दोनों ही तरफ। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि बेडेड थर्मोक्लाइन तुमको कब मिलती है, जब एल नीनो होता है। और एल नीनो में होता क्या है भाई, ये जो तुम्हारा पेरू कोस्ट पे जो हाई प्रेशर होता है वो थोड़ा वीक पड़ता है। क्यों, क्योंकि पैसिफिक वार्म पूल में आपका हीट इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है कि जो आपका जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो वीक हो जाता है। इवन दी इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज अपनी में बोले ट्रेड विंड्स, वो वीक हो जाती है। तो उसकी वजह से साउथ इक्वेटोरियल करंट सही से बनता नहीं है, और उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, आपका इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है वो आपका वार्म वाटर किधर शिफ्ट करेगा, इधर। और इसकी वजह से आपका क्या होता है, टेम्परेचर रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसकी वजह से थर्मोक्लाइन क्या हो जाती है, बेडेड, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिलो द डेप्थ। और उसकी वजह से होता क्या है, यहां पे भाई अपना इंडिया है ना। तो जब आपका अल नीनो होता है तो प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, इधर की जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स वाली जो विंड्स है वो भी आपकी किधर होती है, इधर अट्रैक्ट होती है। और इस अट्रैक्शन की वजह से होता क्या है, अपने इंडियन मॉनसून के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि जितनी बारिश हो सकती थी उतनी करेगा नहीं। यहाँ पे पहले वो नॉर्मल कंडीशन में अच्छी बारिश होती थी, यहाँ पे अब बारिश नहीं होगी। यहाँ पे पहले क्या होता, सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस ऐसा क्रिएट होता था, अपवेलिंग होती थी, मेराइन प्रोडक्टिविटी बढ़िया रहती थी, अब वो नहीं होगी। तो बहुत सारी सारी है। अल नीनो मतलब यूं है कि अल नीनो जब आ जाए तो यूं मान लो कि आगे खाई पीछे कुआं, चारों तरफ ये क्या करता है, तबाही लेके आता है। जहाँ पे बारिश नहीं होनी चाहिए वहाँ बारिश लाएगा तो फ्लडिंग आएगी, जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे बारिश करेगा नहीं तो ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो जाएंगी, जहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो सकती है वहाँ पे बारिश को कम कर देगा, ठीक है। थर्मोक्लाइन जो आपकी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड थी, बेड इंक्लाइंड थर्मोक्लाइन थी, उसको क्या कर देगा, हॉरिजॉन्टल कर देगा। उसके वजह से वर्टिकल मिक्सिंग को क्या करेगा, हिंड्रेंस देगा। वर्टिकल मिक्सिंग अच्छे से हो नहीं पाएगी कि एक वार्म वाटर मास जो ऊपर है थर्मोक्लाइन में, आपका रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर वाला वाटर मास है, उसके नीचे क्या होगा, कोल्ड वाटर मास है, तो उनके बीच की मिक्सिंग को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। समझ में आ रहा है। तो अल नीनो में क्या है, सारे के सारे नुकसान है। तो अब तुम देखो कि तुमको अल नीनो के सारे पॉइंट्स मिल गए। अब ऑप्शन को ध्यान से देखो, तुम्हारे पास में पहला ऑप्शन क्या है भाई, पहला ऑप्शन तुमको बोल रहा है कि हाई सी लेवल इन द ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक कंपेयर टू द वेस्ट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट हैपन ड्यूरिंग एन अल नीनो इवेंट। तो तुम देखोगे कि आपका इक्वेटोरियल पैसिफिक की बात हो रही है, तो इक्वेटोरियल पैसिफिक की ईस्टर्न बाउंड्री ये है और वेस्टर्न बाउंड्री ये है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ वेस्टर्न बाउंड्री रहेगी और ये आपका पेरू कोस्ट की तरफ ईस्टर्न बाउंड्री रहेगी। तो यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल काउंटर करंट क्या कर रहा है, पानी इकट्ठा करेगा, तो क्या करेगा भाई, हाई सी लेवल बनाएगा। तो सीधी सी बात है कि पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा देखो, सेलो थर्मोक्लाइन इन द ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक कंपेयर टू द वेस्ट। अब देखो, नॉर्मल कंडीशन थी तब क्या था कि ईस्टर्न के अंदर सेलो थर्मोक्लाइन थी और वेस्टर्न के अंदर डीप थी।
लेकिन जब अल नीनो आया तो क्या किया, इस थर्मोकल लाइन को इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल, दोनों तरफ इक्वल। समझ में आ गया। तो ये इधर भी डीप नहीं है, इधर शैलो नहीं है, मतलब दोनों ही तरफ क्या है, इक्वल डेप्थ पे है। तो ये वाला जो सेकंड पॉइंट है वो तो कतई सही नहीं है भाई, है ना, कि बोलोगे शैलो थर्मोक्लाइन इन ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। गलत क्यों हुआ, उसका सीधा सीधा कारण है ना। फिर रिलैक्सेशन ऑफ द ईस्टर्ली विंड्स इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक, रिलैक्सेशन इन द ईस्टर्ली ट्रेड। ईस्टर्ली ट्रेड विंड मतलब क्या है, आपके जो इक्वेटोरियल रीजन में ट्रेड विंड्स हैं वो आपकी ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं। जब आपका अल नीनो आया तो ये ट्रेड विंड्स क्या हो गई, वीक पड़ गई, और वीक पड़ी तो क्या हुआ, इसी को अपन बोलते हैं रिलैक्स्ड ईस्टर्ली विंड्स या रिलैक्स्ड इक्वेटोरियल ईस्टर्ली विंड्स, ठीक है, या इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज। तो जब अल नीनो के टाइम पे ये आपकी इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज जब वीक पड़ती है तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ द इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज। ठीक है, कर लोगे आराम से। चलो तो ये तो सही है, ऑप्शन सी भी होगा, ऑप्शन ए भी होगा, ईस्टवर्ड प्रोपोगेशन ऑफ द इक्वेटोरियल केल्विन वेव। केल्विन वेव वैसे ही आपका किसी भी सूरत में क्या करता है, हमेशा ईस्टवर्ड ही चलता है भाई। वो केल्विन वेव तुम्हारा अल नीनो हो, ला निना हो, नॉर्मल वाटर सर्कुलेशन हो, एमजे हो, इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है भाई। केल्विन वेव एकदम ढीठ रहता है, ये हमेशा ईस्टवर्ड ही रहेगा। ठीक है, केल्विन वेव ऑलवेज रिमेन्स ईस्टवर्ड। नहीं, जब आपका हाई प्रेशर और लो प्रेशर रहता है तो उस टाइम पे तुमको लगेगा कि आपका इक्वेटोरियल रीजन में विंड्स इधर से इधर भी जा रही है केल्विन वेव, जब लो प्रेशर रहेगा, और हाई प्रेशर रहेगा तो ये इधर रहेंगे, लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, ईस्टवर्ड, है ना। केल्विन वेव का जो नेट मूवमेंट होगा वो क्या होगा, ईस्टवर्ड होगा। कुछ वेव्स वेस्ट की तरफ जा सकती हैं, कुछ वेव्स ईस्ट की तरफ जाती हैं, लेकिन ओवरऑल जब अपन वाटर मूवमेंट की बात करते हैं तो वो कैसा किधर जाएगा, केल्विन वेव्स में ईस्ट की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये तुम अच्छे से कर लोगे, इजीली हो जाएगा ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से। 14 पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करंट्स कैरीज लो सैलिनिटी वाटर नॉर्थवर्ड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको मैं तुमको 4 कंडीशन लेकर के एक्सप्लेन करता हूं और फिर अपन आएंगे वापस। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई ये अपना पेनिनसुला है, और पेनिनसुला में अपन सबसे पहले लेते हैं समर कंडीशन। ठीक है, समर कंडीशन में क्या होगा, या समर जो मंथ्स होंगे उसमें क्या होगा कि भाई यहाँ पे सोमाली करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है ना, सोमाली करंट किधर जा रही है, नॉर्थवर्ड, और आपका जो साउथ वेस्ट मॉनसून है उसमें भी विंड्स किधर जा रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो तुम देखोगे कि जितनी भी करंट समर में जाएंगी तो वेस्ट कोस्ट पे क्या हो रहा है, जो भी करंट आएगा वो क्या करेगा, हाई सैलिनिटी वाटर मास को किधर ले जाएगा, नॉर्थ की तरफ। तो समर में वेस्ट कोस्ट पे क्या हो रहा है भाई, हाई सैलिनिटी वाटर मास इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू दी नॉर्थवर्ड फ्रॉम साउथ। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या होगा, हाई सैलिनिटी वाटर मास जाएगा। इधर क्या हो रही होगी, विंड्स का ये डायरेक्शन है समर में, तो इधर क्या होगा, बे ऑफ बंगाल में क्या होगा, हाई सैलिनिटी वाटर मास जो किधर जा रहा है, साउथ की तरफ। समझ में आया तुमको ये चीज, बोलो, है ना। तो एक चीज तो क्लियर हो गई। दूसरा, तुम विंटर की कंडीशन ले लो। विंटर की कंडीशन में क्या होगा भाई, यहां पे ये जो डायग्राम है इसको देख लो, विंटर की कंडीशन में देख लो, यहां पे क्या होगा, विंटर अगर मंथ लेते हैं तो विंटर मंथ में क्या होता है भाई, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होता है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में क्या होता है, आपकी प्राइमरली विंड्स क्या करती हैं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रही होती है, और इसकी वजह से तुम्हारी सोमाली करंट का रिवर्सल होता है। इस सोमाली करंट के रिवर्सल की वजह से क्या होता है, विंटर में वेस्ट कोस्ट पे क्या हो रहा है, आपका मेन जो करंट है वो किधर जा रहा है, हाई सैलिनिटी वाटर मास किधर जा रहा है, साउथवर्ड, है ना। और इधर बे ऑफ बंगाल में विंटर में क्या हो रहा है, हाई सैलिनिटी वाटर मास का किधर जा रहा है, नॉर्थवर्ड। तो तुम देखोगे कि विंटर टाइम ही एक ऐसा टाइम है जब वेस्ट कोस्ट पे जो आपकी छोटी छोटी करंट जनरेट होती है वो क्या करें, लो सैलिनिटी वाटर मास को किधर लेके आए, नॉर्थ की तरफ। तो समर में तुम देख रहे हो कि भाई समर में वेस्ट कोस्ट पे क्या हो रहा है, हाई सैलिनिटी वाटर मास इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, और यहां पे तुम देखोगे कि वेस्ट को ईस्ट कोस्ट पे क्या हो रहा है, उसी सेम टाइम पे आपकी हाई सैलिनिटी वाटर मास इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू दी साउथ, है ना। और इधर क्या हो रहा है भाई, उल्टा। तो एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पे अपने पास में क्या हो जाए, यहां पे आप चारों ऑप्शन देख लो अच्छे से। क्या बोल रहा है, ईस्ट इंडिया कोस्टल करंट ड्यूरिंग समर। समर के टाइम पे क्या होता है भाई, ये क्या करता है, हाई सैलिनिटी वाटर मास किधर लेके जाता है, साउथ की तरफ।
या नॉर्थ की तरफ? नॉर्थ की तरफ, है ना। और दूसरा नॉर्थ की तरफ ही लेके जाएगा। आपको पूछा लो सैलिनिटी है, तो आपका जो समर मंथ है ईस्ट इंडिया कोस्टल करंट जो आपका क्या करेगा भाई, हाई सैलिनिटी वाटर मास लेके जाएगा। ईस्ट इंडिया कोस्टल करंट ड्यूरिंग विंटर, विंटर के टाइम पे क्या करेगा भाई, नॉर्थ ईस्टर्न करंट है तो वो क्या करेगा, नॉर्थ की तरफ हाई सैलिनिटी वाटर मास लेके जाएगा। फिर वेस्ट इंडियन कोस्टल करंट है, ये आपका क्या करेगा, समर के टाइम पे सोमाली करंट के साथ में इन्फ्लुएंस में आकर के क्या करेगा, हाई सैलिनिटी वाटर मास को नॉर्थ की तरफ लेके जाएगा। वेस्ट इंडिया कोस्टल करंट ड्यूरिंग विंटर, तो सिर्फ ये एक ही करंट है जो क्या कर रही है भाई, आपका वेस्ट इंडिया कोस्टल करंट ड्यूरिंग विंटर, तो सिर्फ ये एक ही करंट है जो क्या कर रही है, लो सैलिनिटी वाटर मास को लेके जा रही है। ठीक है, तो यही है इसमें आंसर भी। ऑप्शन क्या दिया है, ईस्ट इंडिया कोस्टल करंट ड्यूरिंग विंटर, इसका यही आंसर है। 4 है ना आंसर, तो इसका 4 होगा। बी तो गलत है, बी कैसे होगा, डी है ना इसका आंसर। हाँ यहाँ बी लिखा है तो मैंने कहा बी कैसे लिखा है। चलो इसका आंसर आपका डी होगा। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन जो है लगभग हर असाइनमेंट में तुमको मिलेगा, हर असाइनमेंट में। तो ये जो चारों मैंने तुमको डायरेक्शन बताई है ना, इसको पक्का कर लेना भाई लाडले, ये काम आएगा आगे दूर दूर तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ओशनिक सब ट्रॉपिकल गायर्स आर ड्रिवन बाय, ओशनिक सब ट्रॉपिकल गायर्स क्या होते हैं भाई, जो आपके 5 सब ट्रॉपिकल गायर होते हैं, 2 नॉर्थ अटलांटिक में, 2 2 अटलांटिक में, 2 पैसिफिक में, 1 इंडियन ओशन में, है ना। तो वो सब ट्रॉपिकल गायर आपके किससे बनते हैं, तुम देखोगे कि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 30 है और ये 60 है। इधर सदर्न हेमिस्फीयर में भी ये 30, ये आपका 60। तो तुम देखोगे कि भाई जो आपकी इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज है, ये विंड डायरेक्शन है ना, और इधर ये डायरेक्शन है। क्यों, अगर तुमको डायरेक्शन बनाने में दिक्कत हो तो ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा तो टेल की तरफ तुमको ऑब्जर्वर को रखना है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या करेगा भाई, विंड्स हमेशा टू द लेफ्ट आपका डिफ्लेक्ट होगा, तो डायरेक्शन तुम्हारी क्या हो जाएगी, सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स की ये, है ना। तो ये डायरेक्शन कैसी है, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन कैसी है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो ऐसे तुम किसी भी विंड की डायरेक्शन बना सकते हो इजीली। ठीक है, तो तुम देखोगे कि भाई इसकी वजह से आपका ये इक्वेटोरियल करंट बनते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। फिर आपका प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज है, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज की डायरेक्शन क्या है भाई, यहाँ पे आपका 30 पे हाई प्रेशर और 60 पे लो प्रेशर है, तो आपकी विंड इधर से ऐसे जा रही होंगी, तो तुम ऑब्जर्वर को दिखाओगे ऐसे, तो राइट की तरफ शिफ्ट करोगे तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ये तो प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज ऐसे जा रही हैं, ये प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज ऐसे जा रही होंगी। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से जो आपकी वार्म करंट जाएगी इसको इधर लेके आएगा, है ना, और कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन इधर करेगा। तो तुम देखोगे कि इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज एंड प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज ये दोनों क्या कर रही है, तुम्हारे सब ट्रॉपिकल गायर को बनाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि यही विंड्स हैं जो सबसे पहले सरफेस करंट को जनरेट करेंगी। फिर वो सरफेस करंट जाएंगी, किसी कॉन्टिनेंट से टकराएंगी, कॉन्टिनेंट को वो क्रॉस कर नहीं सकती, इसलिए उनको डेविएट होना पड़ेगा, कोई नॉर्थ की तरफ जाएगा, कोई साउथ की तरफ जाएगा, उसकी वजह से आपका क्या होगा, डेविएशन आता जाएगा, फिर तुम्हारा कोरियोलिस फोर्स काम में आ जाएगा, है ना। तो ये आपका एक बेसिक सा है कि इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज एंड सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज, तो यही है भाई, है ना। दूसरा ऑप्शन देखो, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज ऐसा कुछ होता नहीं है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज का तो कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हारा सब पोलर गायर बनाता है। ये क्या बनाता है, सब पोलर गायर बनाता है। तो ये चीज आप देखना कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज मिलकर के क्या बनाती हैं, सब पोलर गायर बनाती है। सब ट्रॉपिकल गायर बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज एंड सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब ये एक है, जैसे आपको पूछा है कि अपवेलिंग के रिगार्डिंग कौन सी बात ठीक नहीं है, ठीक यही पूछा है क्या, या करेक्ट स्टेटमेंट। जब भी अपवेलिंग होती है तुम्हारा क्या होता है, कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर सरफेस पे आता है। कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर जब सरफेस पे आता है तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। एज कम्पेयर टू दी अपर ऑक्सीजन लेयर थोड़ा सा ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन वो क्या करता है, मेराइन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, फिक्सेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कार्बन। फोटोसिंथेसिस क्या करता है, इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करना, यही आपका क्या है, मेराइन प्रोडक्टिविटी है। तो जब तुम उस प्रोडक्टिविटी को करने के लिए तुमको क्या चाहिए, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो वो 116, 16 और 1 के रेशियो में चाहिए भाई। और ये रेशियो को बहुत अच्छे से सप्लाई कौन करता है, अपवेलिंग के टाइम पे आपका कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो जब भी अपवेलिंग होती है
मेराइन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज तुमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे तुम देखो, इन द इक्वेटोरियल रीजन देयर इज नो अपवेलिंग बिकॉज द कोरियोलिस इफेक्ट इज जीरो। ये तो गलत है। इक्वेटोरियल रीजन में तो आपका अपवेलिंग भर भर के होता है। ये आपके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऐसे जा रहा है, साउथ इक्वेटोरियल करंट ऐसे जा रहा है, एक सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस क्रिएट हुई। ये सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस जैसे ही क्रिएट होगी तो नीचे से क्या आएगा, ठंडा ठंडा पानी ऊपर आएगा, जगह को भर देगा, है ना। और ये आपका किसकी वजह से है, सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस। इसीलिए तुमको इक्वेटोरियल रीजन में रेडियल एरिया मिलता है, क्योंकि रेडियल एरिया सिलिशियस एनिमल है, उसको रहने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। एसिडिक इन्वायरमेंट के लिए तुमको वाटर के अंदर CO2 डिजोल्व ज़्यादा चाहिए, उसके लिए pH क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वो कंडीशन तुमको कौन देगा, कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर देगा। इसलिए रेडियल एरिया तुम्हारा वहाँ पे सर्वाइव करवाता है। डायटम्स तुमको नहीं मिलता इक्वेटोरियल रीजन में, कारण क्या है, सिंपल भाई, अलगी है, नहीं मूव कर पाएगा इतना, है ना। नॉन मोबाइल होते हैं ना अलगी। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, अपवेलिंग अकर्स इन दी ऑल कोस्टल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ओशन। ऐसा जरूरी नहीं है ना। जैसे मान लो कि ये एक कोस्टल एरिया है और ये आपका ओशनिक वाटर है। मान लेते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है और तुम्हारी विंड डायरेक्शन किधर है, इधर है। विंड डायरेक्शन इधर होगी तो क्या होगा, आपका कोरियोलिस फोर्स ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो राइट की तरफ तुम्हारा क्या करेगा, एक मान ट्रांसपोर्ट करेगा। एक मान ट्रांसपोर्ट जब यहाँ आएगा तो ये पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होगा तो क्या करेगा, डाउन वेल करेगा। तो अपवेलिंग कोस्टल रीजन्स में सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि कोस्टल रीजन है। अपवेलिंग को क्या चाहिए, सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस। जहां कहीं पे सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस क्रिएट होगा वहां पे तुम्हारा अपवेलिंग होगा बाबू। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चलो, तो ये तो गलत हो गया कि सारे के अंदर नहीं होगा। फिर अपवेलिंग इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट दी पेरुवियन मार्जिन इन द पैसिफिक ड्यूरिंग अल नीनो। अल नीनो के अंदर तो अपवेलिंग की लंका लगा देता है ये। अल नीनो क्या करता है, अपवेलिंग को तो सबसे पहले मारता है, वहीं पे तो उसको गला मोड़ देता है, अपवेलिंग नहीं होने दूंगा। अल नीनो का सबसे जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है वो यही है कि पेरुवियन कोस्ट के ऊपर जो अपवेलिंग और होती है उसको क्या करता है, बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो मैक्सिमम तो छोड़ो, मिनिमम हो जाए वही काफ़ी है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो फिर अपवेलिंग अकर्स इन द इक्वेटोरियल रीजन ड्यू टू इक्वेटोरियल डाइवर्जेंस। ये सही बात है ना। तो ये आराम से सही हो जाएगा। कर लोगे क्या, अरे बोलो, तुम कैसे बोलोगे, चलो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में तुमको ये बोला है कि भाई तुम्हारे पास में ये ब्रैकिस है, ये फ्रेशर्स है, ये मेराइन स्पीसीज हैं। इनमें से तुमको बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज जो आपकी क्या है, यूरी हेलाइन है। तो यूरी हेलाइन के लिए मतलब क्या हो गया भाई, जो अच्छा खासे सैलिनिटी वेरिएशन को झेल पाए। तो अच्छा खासा सैलिनिटी वेरिएशन तुम्हारा क्या है, ये सैलिनिटी नहीं है, तो ये सैलिनिटी वेरिएशन अच्छा खासा है ना। तो इसके लिए आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज है वो कितनी है, ये तो 25 विल बी योर आंसर। इसको तुम आराम से देख लेना। ये असाइनमेंट की ये सेम टू सेम पीपीटी जो है मैं तुम्हारे लिए टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जियो खान वाले पे। जियो खान एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा। अगर नहीं ज्वाइन कर रखा है तो उसको ज्वाइन कर लेना, डाउनलोड कर लेना, और अगर ज्वाइन कर रखा है तो ढूंढ के डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और सॉल्व कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज डीप ओशन वाटर। तो ये तुम्हारा एल्कलिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एल्कलिनिटी का फॉर्मूला होता है भाई HCO3 माइनस प्लस 2 CO3 2 माइनस, ये फॉर्मूला होता है। तो CO3 तुमको कितना दे रखा है, H कितना दे रखा है भाई, CO3 2 माइनस 90 दे रखा है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस HCO3 माइनस कितना दे रखा है 2350 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में दे रखा है क्या, माइक्रो मिलीमीटर में, और आपसे पूछा क्या, मिली इक्विवेलेंट में पूछा है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आपको क्या करना है, इसको टोटल 1000 से डिवाइड कर देना है। तो ये तुम देखोगे कि 180 प्लस 2350, तो ये कितना हो जाएगा भाई, टोटल कितना आ रहा है, ये 2 पॉइंट कुछ आएगा। एल्कलिनिटी कितना आएगा, 2.53 वाला है क्या, देख लेना यार, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, एल्कलिनिटी कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से जो भी आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देना। और इसमें तुमसे एल्कलिनिटी वाला कि व्हाट इज दी कार्बोनेट एल्कलिनिटी एंड CO2 मिलीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो एल्कलिनिटी वाला पहला तुम्हारा ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर ये, जैसे ये वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन नेट के एग्जाम में ऐसे होंगे जैसे तुमको मिल जाए उनको क्या करना है, सत सत नमन
और धन्यवाद ज्ञापन देना है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दर्शन दिए। अभी हम जीवन के किसी दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अभी आपको टाइम नहीं दे पाएंगे और तुरंत वहाँ से खिसक लो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो नमस्ते करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर आपका ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है। आपको वाटर मासेस आपने पढ़े होंगे, है ना। वाटर मासेस में तुमने देखा होगा कि अगर सीक्वेंस के हिसाब से अपन देखते हैं तो तुम्हारा सबसे जो डीप वाटर है वो कौन है, अंटार्कटिक बॉटम वाटर है ना। फिर तुम्हारा क्या है, नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर है। फिर तुम्हारा क्या है, अंटार्कटिक इंटरमीडिएट वाटर है। तो अगर अंटार्कटिक इंटरमीडिएट वाटर तुमको मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो सबसे डीप पे होगा। अगर ये दोनों एब्सेंट है तो ये अंटार्कटिक इंटरमीडिएट वाटर क्या होगा, सबसे डीप पे होगा। तो तुम देखोगे कि अंटार्कटिक इंटरमीडिएट वाटर जो होगा वो आपका सबसे ज़्यादा डेप्थ पे होगा, ठीक है। फिर रेड सी वाटर मास जो है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए क्योंकि इसकी सैलिनिटी ज़्यादा है। 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का इसका टेम्परेचर है और सैलिनिटी इसकी 42 पार्ट्स पर 1000 के आसपास है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जब ये सिंक करता है तो ग्रेटर डेप्थ तक जाता है, ठीक है। इसलिए जो आपका रेड सी वाटर मास होगा वो कहाँ हो जाएगा भाई, जी में चला जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे तुमको क्या मिल रहा हो, CH एंड DG, ये एक ऑप्शन बैठ रहा है, ठीक है। इसके अलावा तुम ये भी देख सकते हो कि जो आपका पर्शियन गल्फ वाटर मास है वो थोड़ा सा डीप है एज कम्पेयर टू दी अरेबियन सी हाई सैलिनिटी वाटर मास। ये अगर तुमको नहीं भी पता होगा तो इन दोनों से तुम ये आराम से कर सकते हो। तो इस तरह के बतेरे क्वेश्चन आते हैं जिनमें 4 मैच द फॉलोइंग वाले होते हैं, तुम 3 पे पहुंच जाते हो या 2 पे पहुंच जाते हो। फिर तुम्हारा वो है इंटेलिजेंट गेसिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल ले जाते हो, ठीक है। तो जैसे अभी अपन ने आज 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, कल अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ऐसे करके है ना, तुम्हारे नेट के एग्जाम से पहले मैं कम से कम तुमको 150-200 क्वेश्चन करवा दूंगा ओशनोग्राफी के, तो देख के जाना भाई, फायदा हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टाटा। रोक दे भाई, रोक दे, बहुत लंबा हो गया क्या।